नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में मचे घमासान पर। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या दिल्ली में भाजपा की अल्पमत की सरकार बनेगी? क्या 12 दिन में भाजपा सरकार बना पाएगी? दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई 11 नवंबर तक टल गई है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर की जाने वाली उपराज्यपाल नवीन जंग की कोशिशों की तारीफ भी की। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और उनके ये प्रयास एक सकारात्मक कदम है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल की कोशिश तारीफ के काबिल है क्योंकि वह सरकार बनाने के लिए पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने यह दलील दी कि उपराज्यपाल सरकार बनाने के लिए सियासी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में पहले भी अल्पमत में सरकारें बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा कि अगर अल्पमत की सरकार दिल्ली में संभव है तो संभावना को तलाशें। वह अपनी कोशिशों को 11 नवंबर तक जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर 11 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ तो देखेंगे। इसके साथ ही बिना किसी दिशा निर्देश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या दिल्ली में भाजपा की अल्पमत में सरकार बनेगी? क्या 12 दिन में भाजपा सरकार बना पाएगी? आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 67 विधायक हैं, जिनमें से भाजपा के 29, आम आदमी पार्टी के 27, कांग्रेस के पास 8 और अन्य 3 विधायक हैं। इस लिहाज से भाजपा के पास बहुमत के 34 आंकड़े तक पहुंचने के लिए 5 विधायक कम पड़ते हैं। यदि अन्य 3 विधायक भी भाजपा को समर्थन देते हैं तब भी भाजपा बहुमत के आंकड़े से 2 कदम दूर रह जाती है। दिल्ली में फरवरी 2014 में विधानसभा निलंबित है और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों के बाद ही सत्ता छोड़ दी थी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई थी। पीठ ने सवाल किया था कि केंद्र क्यों मामले की सुनवाई के एक दिन पहले ही हमेशा अलग अलग बयान के साथ आती है। उपराज्यपाल ने कहा कि वह सरकार बनाने के मामले में जल्द ही सभी दलों से बातचीत करेंगे। बुधवार को एलजी नजीब जंग ने बयान देते हुए कहा कि वह दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाओं पर अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियों से बात करेंगे। लिहाजा उपराज्यपाल नजीब जंग अगले कुछ दिनों के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करके सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे। तो पूरे मसले पर चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। आपका तारुफ करा देते हैं हमारे मेहमानों से। डॉक्टर मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हैं, बीजेपी नेता हैं। राजीव गोदारा जी हैं, आप नेता हैं। अर्जुन शोराण जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सनवारिया जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार फिर कहीं ना कहीं जो सुई की घड़ियाँ हैं बीजेपी की तरफ घूम रही है कि क्या अल्पमत में बीजेपी सरकार बनाएगी? विवेक जी, सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आपकी सुई की घड़ी की हैंड्स को इधर उधर मत घुमाइएगा। ये मानना मैं ज़रूर मानता हूँ कि किसी भी सोसाइटी का ये मौलिक अधिकार है कि उसको एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मैं प्रशंसा करूँगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की कि राज्यपाल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरफ से। उन्होंने सुई किधर भी नहीं घुमाई, वो सबकी तरफ ही घुमा रहे हैं सुइयाँ करके, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी हालत में भी एक सरकार दिल्ली को दी जाए। मैं अपनी पार्टी का रुख यहाँ बहुत बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल किसी जोड़ तोड़ के पक्ष में नहीं हैं। नंबर 2, अगर हालात हो तो हम इलेक्शन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से सनवारिया साहब कह रहे हैं कि वो किसी भी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, क्या आपको सही मायनों में लगता है कि बीजेपी जो जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है? हालांकि इससे पहले लगातार जो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों को खरीदने का काम वो करती रही। 2 बातें कहना चाहूँगा। अगर इतिहास में लौट जाए तो कर्नाटक हमें याद आएगा, जिसमें इतिहास में दर्ज है कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। खैर, मैं अभी उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। आरोप नहीं लगते रहे, स्टिंग भी हुआ, सामने भी चीज़ें आई। परंतु जहाँ तक सनवारिया साहब ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और कल वेंकैया नायडू जी ने भी कहा, सवाल ये है कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आप जानते हैं सब की बहुमत नहीं है किसी के पास,
सब पार्टियां खुल्लम खुला कह रही हैं हम समर्थन नहीं देंगे, फिर ये रोज रोज की देरी क्यों है? जब लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का कि चुनी हुई सरकार हो, फिर उस अधिकार को देने में देरी आखिर किस लिए? सिर्फ एक कानूनी प्रावधान जिसके तहत गवर्नर रूल जो है वो फरवरी तक है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार से वंचित करना और किसी भी नियम को आखिर तक इस्तेमाल करना, ये तो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है जी। और जब ये प्रक्रिया नहीं है और सब जानते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तब फिर चुनाव के लिए ना जाना या असेंबली को डिसॉल्व ना करना, ये सब क्यों हो रहा है? यही सवाल दिल्ली की जनता के सामने है और दिल्ली की जनता का सवाल भी यही है कि उनको चुनी हुई सरकार मिले, या तो वो जो विधायक हैं वो सरकार बनाए, कोई समर्थन देने की बात करे, प्रेमे फैसाई प्रथम दृष्टया कहीं बात होनी चाहिए कि फलां को अधिकार मिल रहा है और फलां को नहीं मिल रहा, समर्थन मिल रहा है, वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि एलजी को तेजी से काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ 2 दिन पहले कुछ और कह रही थी, जी। आज उन्होंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने उसके आधार पर तारीफ कर दी। अब पार्टियों को बुलाना और पूछना, जब एलजी के लिए सामने एक बहुत बड़ा काम है, जब सुप्रीम कोर्ट डांट पिला चुका था, तब कुछ दिन में मीटिंग बुलाने का मामला क्या है? मुझे लगता है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी एक समय ले रही है और गवर्नर राज के माध्यम से राज कर रही है और उसी के तहत गोदारा जी, अर्जुन जी के पास आना चाहूंगा। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप कानूनी तरीकों से भी चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से परख रखते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ताजा परिस्थिति में क्या अल्पमत में सरकार बन सकती है? देखिए, सीधी सी बात है, इस वक्त जो एलजी हैं उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति जी को कहा था कि क्या भाजपा की सरकार बने, ये रिकमेंडेशन दी थी। अगर वो सरकार नहीं बनाती, भाजपा सरकार नहीं बनाती है, तो अगली जो सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी पे जाता है। और अगर ये पार्टियां नहीं डिसाइड करती हैं सरकार बनाने के बारे में, तो सीधी सीधी बात है कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। सवाल ये है कि जब एलजी के पास ये डिस्क्रिशन थी कि ये काम जल्दी हो और ये काम इस एक पूरी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था, तो इतनी देरी क्यों? मैं राजीव जी की बात से एक तरीके से अग्री करता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तभी काम होता है, तब तक कुछ काम नहीं होता। और ये भी 5 जजों का एक बेंच है जो बैठा है, बहुत ज़रूरी ये संवैधानिक मुद्दा बन गया है। क्या इसको इतना बड़ा संवैधानिक मुद्दा होने देने की ज़रूरत भी थी? दिल्ली के अंदर बहुत ही मैसिव मैंडेट दिया गया था आम आदमी पार्टी को भी और साथ में भाजपा को भी। अगर उसके चलते सरकार नहीं बनती है, फरवरी का महीने से अब नवंबर शुरू होने वाला है, इतने महीने के बाद अगर सरकार नहीं बन रही है तो फ्रेश इलेक्शंस कॉल होने ही चाहिए। और अगर नहीं हुए हैं तो वो क्यों नहीं हुए? अगर उसके केवल राजनीतिक और या एक पार्टी को किसी को फेवर करने के लिए राजनीतिक कारण है, तो इस देश की जनता को और सुप्रीम कोर्ट को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और कड़े नियम, कड़े कायदे, कड़े गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिसके तहत जो काम दिल्ली में हुआ वो बाकी स्टेट में हो ना पाए। सनवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहीं ना कहीं एलजी पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये निशान ये लग रहा है कि वाकई में ही एलजी केंद्र सरकार या बीजेपी के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। देखिए साहब, आरोप लगा रहा तो इन लोगों की आदत बन चुकी है। केस एपेक्स कोर्ट में है, 5 जजेस का एक बेंच बैठा है, उसका वो बहुत माइन्यूट, बिकॉज हम सिर्फ इन लोगों के कहने से जनता के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। जनता का अधिकार है कि वो अपनी डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार को लेकर के आए। ऑल पॉसिबिलिटी, अभी कुछ मेरे साथी कह रहे हैं कि इतना लंबा क्यों खींच दिया। भैया, हर एक चीज में, अब मैं ये तो कमेंट नहीं करूंगा कि उपराज्यपाल जी जो है ना, उनको इतनी अकल ही नहीं है कि उनको इतना लंबा नहीं, एक ही दिन में कह देना चाहिए था भाई। तो सारी प्रक्रियाएं वो कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट, 5 बेंचेस। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारी तरफ से राज्यपाल साहब कोई हमारी सहायता नहीं कर रहे, ना हमारा कोई नुकसान कर रहे। जो हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत बहुत क्लियर है कि हम इलेक्शन के लिए भी तैयार है। अब उपचुनाव के लिए हमारे कैंडिडेट्स वहाँ अब लेके आ रहे हैं सब कुछ, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, लेकिन डेमोक्रेसी का ऊपर रख रहा है। राजीव जी, जिस तरीके से तमाम पार्टियां, जिस तरीके से सनवारिया साहब कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन के लिए भी तैयार है और अगर इलेक्शन नहीं होते तो सरकार बनाने के लिए भी तैयार है, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति तो साफ होनी चाहिए साहब। अगर आप सरकार नहीं बना रहे, जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले जब रिजल्ट आया था उसके बाद साफ तौर पर साफ कर दिया था कि बीजेपी सरकार बनाने में कहीं भी मतलब आगे या पक्ष नहीं लेगी, तो अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बीजेपी या तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आपसी समझ दिखा सकती हैं, एक
साफ तौर पर संकेत एलजी को दे सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एलजी के पास अधिकार है कि वो राय बनाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास मामला यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इसीलिए गया कि क्या हिदायत दी जा सकती है कि वो फला राय या फला फैसला करे। ये विवाद का विषय है, परंतु ये कानूनी विवाद है। राजनीति क्या कहती है, राजनीतिक विवाद क्या है, या राजनीति का सवाल क्या है? राजनीति का सवाल ये है, गवर्नर के पास, एलजी के पास जो अधिकार है, क्या उन अधिकारों का निरंकुश तरीके से एलजी इस्तेमाल करेंगे या समाज के और लोकतंत्र के हित में उनका इस्तेमाल करेंगे? किसी भी कानून को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका एक बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप लोकतंत्र के हित में करेंगे या निरंकुशता से अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसका वाजिब कारण कोई है क्या? अब वाजिब कारण देखें तो हर्षवर्धन जी ने एक चिट्ठी दे दिया था जब सरकार बननी थी उसी समय कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, पर बावजूद इसके क्योंकि हमारे पास पूरे विधायक नहीं है, हम सरकार नहीं बना रहे हैं। और उस चिट्ठी को आज तक कभी पलटकर बीजेपी ने नहीं कहा है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है हम सरकार बनाना नहीं चाहते। एलजी के सामने बात है। जब हर कोई कह रहा है तब इतने महीने, 8 महीने आखिर किस लिए लगे? और फिर 8 महीने में अगर एलजी साहब बहुत समझ, इन्होंने कहा कि बहुत, ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं है, हम भी यही कहना चाहते हैं कि एलजी साहब को बिल्कुल समझ है। एलजी साहब को तो इतनी समझ है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को राजी कैसे करना है, उनके लिए समय कैसे बाय करना है, उनको कैसे खरीदना है, कैसे उस समय को निकालना है, वो एलजी कर रहे हैं। और अब क्या हुआ है? अब आखिर 11 दिन में उनको फैसला करना है। जिस फैसले को वो 11 दिन में करने की बात सोच रहे हैं, उसमें इतना समय क्यों लगा? उन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसको आमंत्रित कर सकता हूं? यही राय मांगी थी ना। जी। और जो राय दे दी गई। जब उन्होंने पहले ही कहा कि मुझे क्या राय मांगी क्या है, उन्होंने ये तो नहीं कहा था मैं सब पार्टियों से पूछना चाहता हूं, तब उनको बुला ले वो। और सब पार्टियों से पूछना क्या है, पहले लिख के दे चुकी है, दोबारा फिर पूछ ले। ये लगातार समय लेना। और अभी आपको मैं एक बात और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरे हालात में नाप तोल कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में जाने से डर रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे शगुफे छोड़ रही है। कहीं त्रिलोकपुरी की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ और फैसले करने की बात हो रही है। इस तरह से एक माहौल सृजित किया जा रहा है जिसमें चुनाव में जीत की तरफ बढ़ा जा सके, या ऐसा माहौल बनाया जा सके जो सब जगह करती हैं। कहीं मुजफ्फरनगर के बाद होता है, कहीं दूसरी चीजें होती हैं। सर मैं बात पूरी कर दूं, अब दिल्ली में वही हो रहा है। और अभी जो बाई इलेक्शन जो हो रहा है 3 विधानसभाओं का, उनका नोटिफिकेशन होने और नॉमिनेशन होने तक का ही समय है। इसमें शायद 5-6 तारीख तक इसलिए फैसला हो जाएगा, और नहीं तो 11 तारीख तक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एलजी को बिल्कुल अपनी मन माफिक चला रही है, और एलजी मन माफिक चल रहे हैं। ये बिल्कुल साफ दिखता है संकेत। सनवारे जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ठीक इससे पहले एक ये आह्वान किया कि राज्यपाल एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, और सर्वदलीय बैठक में जो तमाम राजनीतिक नेता हैं उनसे बातचीत करें, और जो संभावित स्थिति है उसके बारे में एक राय बना लें। विकास जी, अरविंद केजरीवाल जी अपने वही पुराने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी मेरे साथी ने, जो आपके नेता हैं, कहा कि त्रिलोकपुरी, कहाँ भी गोली चल जाए, कहीं भी लाठी चल जाए, तो बीजेपी ने चलवाई इलेक्शन जीतना चाहते हैं भाई। ये तो चलो मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त ये कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तो प्रेरोगेटिव है। अब आपकी अगर आप पार्टी की अगर इतनी ताकत है कि वो राज्यपाल को बिल्कुल शिकंजे में कस के कह सकती है, तो वो कह भी सकते हैं, कहने में उनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब उनकी बातों पे ना ध्यान देते हुए जो सिस्टम सुप्रीम, मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देख रहा है, इसका फार अवे, इसका इफेक्ट इतना आसान नहीं है जितना मेरे साथी सोच रहे हैं कि हाँ कह दीजिए। इसका वेरी फार अवे, 5 जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो जजमेंट देगा वो बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होगा। तो हमें उस मुताबिक से हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ना तोड़ जोड़ की राजनीति, इलेक्शन के पूरी तरह तैयार, और जब इलेक्शन होगा तो हम थंपिंग मेजोरिटी से आएंगे। अभी कांग्रेस के बारे में मेरे साथी ने कहा कि वो भी कहते हैं इलेक्शन कराओ, भूल गए आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए। सर एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय कांग्रेस के लोगों ने लगातार टीवी पे आज भी कहा और पहले भी कहा है, इसमें कोई छुपी हुई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। कोर्ट में जाके वो क्या कहते हैं और बाहर क्या कहते हैं वो अलग अलग उनकी राय है, वो ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई रोकता नहीं है। परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संवैधानिक पीठ की बार बार बात कर रहे हैं, संवैधानिक पीठ एक मामले को सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र सरकार हो, एलजी हो, सबके पास ये अधिकार है कि पहले दिन से वो ये कहते
कि जैसा कि उनका सवाल है कि आपको ये अधिकार नहीं कि हमें हिदायत दे सकें, तब भाई आप केस की सुनवाई कीजिए, मेरिट पे बहस करिए, बहस सुनिए और फैसला कर दीजिए। आपको हम हिदायत क्यों दे रहे हैं, आप रोज रोज हमें समय क्यों दे रहे हैं, क्यों हमें लताड़ रहे हैं, ये सवाल तो उठा सकते हैं ना वो, ये इनका अधिकार है, वो ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। और 5 जज बैठकर संवैधानिक पीठ में बैठकर केंद्र सरकार और एलजी को लताड़ लगाते हैं, बुरी तरह से लताड़ते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, इतना समय ले रहे हो, आखिरी दिन एक कोई कागज पकड़ा देते हो। ये भी तो संवैधानिक पीठ कर रहे हैं ना। और जब संवैधानिक पीठ ये कर रहा है उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार और एलजी दोनों स्पष्ट राय सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख रहे हैं। वो कह सकते हैं कि आपको जो अपना फैसला करना है करिए, हम अपना फैसला जब करना होगा तब करेंगे, आप ना तो हमें संदेश दीजिए और ना हमें हिदायत दीजिए, आपको अंतिम फैसला करिए। ये तो नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। इसका मतलब हुआ कि एक तरफ कोर्ट के साथ आप एक तरह का मैकेनिज्म निकाल रहे हैं, जुगाड़ बिठा रहे हैं कि कैसे केस को लंबा किया जाए, और दूसरी तरफ यहां कर रहे हैं। जो इन्होंने त्रिलोकपुरी की बात की, मैं उस पर मैं भी बहुत चर्चा नहीं करना चाहता था, परंतु इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं इस देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि कौन करवाता है और क्यों करवाता है, और ये भी इतिहास में दर्ज है, ये भी इतिहास में दर्ज है कि उसका फायदा किस पार्टी को किस तरह से होता है। वो लगातार सरकार कर रही है। चलिए अर्जुन जी के पास आना चाहूंगा। अर्जुन जी, अगर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखें तो जो परिस्थिति हमारे सामने साफ तौर पर नजर आ रही है कि इसमें जो देरी एक मुख्य वजह रही है। देखिए, साफ तौर की बात है, अगस्त में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था कि अगर आज भी सेंटर ये अंडरटेकिंग दे दे कि इलेक्शंस जो यहाँ पे जो असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी 2 महीने में, हम आज ही इस केस को खत्म कर देते हैं। मतलब ये अगस्त की बात है, 8वें महीने की बात है, और आज 11वां महीना शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब ये है, मैं राजीव से मैं उनकी बात से सहमत हूँ इस हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको भी एक तरीके से अब्यूज किया जा रहा है। अगर सरकार आज चाहती और कह देती, या एलजी साहब आज चाहते कह देते हम 2 महीने में 1 महीने में डिसॉल्व करेंगे, वो कर देते। बल्कि आपको शायद याद होगा अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा था कि जो लोग एमएलए बन गए हैं क्या वो घर बैठे, अगर घर नहीं बैठे और जनता ने एक बार मैंडेट दिया है तो उनको कुछ काम करना है, उनकी कोई ड्यूटी है। और अगर वो नहीं हो सकता पूरे फ्रेमवर्क में और आप इलेक्शंस कराने जरूरी होते तो आप इलेक्शन कराइए। ये बीच की जो स्थिति हुई है, ये उन्होंने कहा कि ये सस्पेंडेड एनिमेशन कब तक सस्पेंडेड रह सकता है। अब ये देखिए, जब ये इतना अनडेमोक्रेटिक है एक तरीके से, एक तो भाजपा कहती, जब एक तरफ भाजपा कहती कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, अगर होते हैं, नहीं तो इलेक्शंस होंगे तो हम उसमें के लिए भी तैयार हैं, थंपिंग मेजॉरिटी वगैरह की बात करते हैं। सवाल ये है कि अगर वो सच में इंटरेस्टेड हैं सरकार बनाने के लिए, उनका एक लेटर, एक प्रस्ताव चाहिए और उनकी वो अपनी असेंबली में आके दिखा दे स्ट्रेंथ। और अगर वो नहीं करना चाहते, वो साफ साफ पीछे हटे और फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। ये बीच की जो स्थिति है, ये पूरी ना केवल संविधान के बाहर रहती है पूरी स्थिति, जहां पे नजीब जगदी मुझे लगता है काफी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते थे। आज की जो तारीफ हुई है उनको इनकरेज करने के लिए शायद की गई है, ना कि इसके लिए कि पिछले उन्होंने 3-4 महीने में क्या किया। तो ये सवाल ये रहेगा कि ये ऐसा एग्जाम्पल और कहां ये भाजपा की सरकार, जैसे एक वक्त कांग्रेस की सरकार भी किया करती थी, जहां पे इमरजेंसी रूल या प्रेसिडेंट्स रूल को मिसयूज किया करती थी, वैसे ही अब भाजपा आज कर रही है। ये कुछ कांग्रेसीकरण जो हो रहा है शायद भाजपा का जो भी है उसमें बहुत दिक्कतें हैं। सनवारी जी बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि वो तो एक विश्लेषज्ञ हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनके कमेंट चाहूंगा, पर मुझे तो लगता है कि इन्होंने या तो पीछे से कोई पार्टी ज्वाइन कर भी नहीं, उन्होंने साफ तौर पर दोनों पार्टियों के लिए कहा। नहीं, इन्होंने बीजेपी को ही कहा है। नहीं, बीजेपी कांग्रेस तो आज कह चुकी है कि हमारे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप राष्ट्रपति शासन चालू रखिए। तो ये बात है। तो मैं तो इतने ही गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त कि जो प्रक्रिया चल रही है, हम सब तरह से तैयार हैं और हम डेमोक्रेसी को सुप्रीम रखना चाहते, सुप्रीम मानते हैं, और जो जनादेश होगा और हमारे लिए जो जनादेश होगा हम उस मुताबिक से करेंगे। साथियों को, मेरे को इतिहास का बहुत सारा ज्ञान है, 49 डेज का इतिहास इनको पूरा याद है, तो मैं इतना ही कुछ कहता हूँ। सर मुझे 2 बातें कहनी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ के लिए तैयार है,
परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेने इस के बात लिए के लिए तैयार नहीं है कि वो कह दे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है और हर्षवर्धन की चिट्ठी को हम वापस ले रहे हैं। इसके लिए वो तैयार नहीं है। वो इसके लिए भी तैयार नहीं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, एक बात कहने को तैयार नहीं, गोल मोल करने के लिए तैयार है। दूसरा, 49 दिन लोकपाल पे समर्थन नहीं हुआ तो हमने सरकार छोड़ी, परंतु इनको याद है अल्पमत की सरकार एक बार पहले भी बनी थी केंद्र में वाजपेयी जी की, इससे पहले भी 13 दिन की सरकार रही थी। जी। 13 दिन की और अल्पमत की सरकारें कब बनती हैं? सरकार तब बनती है अल्पमत की जब कोई पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास ये समर्थन है और बाकी समर्थन हमें पटल पे दिखाने से पहले मिल जाएगा। जी। ये कम से कम दावा होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए। तो भारतीय आएगा, जनता पार्टी क्लेम नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बच किस बात से रही है? अपने उस इतिहास से पीछा छुड़ाने के लिए चाहे जोड़ तोड़ और खिदोफिद करते रहे, इसलिए कोई तौर तरीका ढूंढ रहे हैं। वरना अल्पमत की सरकार बनाने की बात है तो आप कहिए, सारा देश देखेगा कि आप जोड़ तोड़ करना चाहते हैं इसलिए अल्पमत की सरकार बना रहे हैं। आप उससे भी डर रहे हैं, आप इससे भी डर रहे हैं। असल में आप दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है उससे डर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। और ये आपका जो पुराना पूरे देश में जो आपने जोड़ तोड़ किया, कांग्रेस को यहां से पकड़ा वहां से पकड़ा, 109 एमपी आपने वहां से लाकर बनाए, वो सब दिल्ली में चलने वाला नहीं है। दिल्ली में आपने ई रिक्शा वालों के साथ जो किया वो हर कोई जानता है। दिल्ली के अंदर आपने महंगाई की मार को हर कोई देख रहा है और उसका फेस करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एलजी का माध्यम से और एलजी का इस्तेमाल करते हुए इसमें देरी कर रही है। और इसलिए देरी कर रही है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार होने के नाते वहां की सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से आज भी वही चला रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा केस है। सनवारिया जी, बीजेपी कब अपनी दृढ़ता दिखाएगी इस मामले को लेकर? देखिए साहब, दृढ़ता दिखाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम चालबाजी चलती है हम तो दृढ़ता की क्या देखिए जरूरत है? दृढ़ता का क्या दृढ़ता आप कहना चाह रहे हैं? क्या इनके कहने से केंद्रीय सरकार सारे कानूनी तरीके भूल जाए, उस मुताबिक से आपसे डर गए हैं? ये बातें टीवी के माध्यम से कहने के लायक नहीं है, बट इनसे हमें सब कुछ उम्मीद है। ये जो मर्जी में कह दे, हम सर माथे पे लेके चल रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, लीजिए कि चुनाव करवा दीजिए और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव होंगे, जिस तरह से डिसीजन, अब चुनाव होगा तो चुनाव होगा और इनको पता चल जाएगा आने वाले समय में कि क्या बात है। देखिए, मैं एक आखिरी बात कह दूं। ठीक है, सवाल उठाए जाते हैं। मैं इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा, और मैं भाजपा की अब बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मापदंड लेके चली है, कुछ ऐसा स्लोगन लेके चली है कि ना, अगर या तो हम सरकार में रहेंगे या हम किसी को नहीं रहने देंगे। अगर ये इनका आइडिया है तो अब आगे आने वाले कुछ सालों में कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट रूल रखता है, कहाँ कहाँ असेंबली डिसॉल्व होती है, और हम कितनी बार ऐसी चर्चाएं करेंगे, कितनी बार हिस्ट्री खंगेले, चाहे वो भाजपा की हो किसी और की, उसकी देखना पड़ेगा। कहना चाहता हूँ, मुझे याद है अभी प्रधानमंत्री ने ओथ लेना था और हम यहीं बैठे थे और सनवारिया जी मेरे इसी तरह बैठे थे और इन्होंने कहा था कि आने वाले 100 दिन में हम ये करके दिखा देंगे। आज 150 दिन हो गए हैं। एक बार याद कर लें कि आज कितनी चीजें सर बात पूरी होने दीजिए। दूसरा, आपने ये कहा कि 100 दिन के अंदर इस देश के हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा, काला धन वापस आएगा। आपकी हालत क्या है? जितना झूठ आपने लोकसभा के चुनाव में उससे पहले बोलते रहे, अब वो झूठ देश की जनता के सामने आ गए। आप अपने झूठ के चलते दिल्ली के इलेक्शन में और दिल्ली में इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। आपने काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आपने खेल किया, जो काले धन के, कल भी आपने डिबेट यहाँ करवा के रखी है जबकि मैं वहां, तो काले धन के बारे में जितना काम बीजेपी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, नहीं सनवारिया जी, आपने कोई एक चीज क्यों बताइए? 15 लाख रुपए की बात जो करे जा रहे हैं। नहीं सनवारिया जी, सनवारिया जी, बड़ा सवाल तब उठता है जी। जब बीजेपी ने घोषणा पत्र में साफ तौर पर लिखा कि साहब हम 100 दिन के अंदर अंदर काला धन वापस लाएंगे। घोषणा पत्र में ये भी लिखा किसानों को उसकी लागत का 50% अधिक मूल्य देंगे काला धन, और इन्होंने कल गेहूं का समर्थन मूल्य सिर्फ 50 पर बढ़ाया। काला धन अब ये चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। अगर यही बात हो जो आपका हालात हुई दिल्ली में कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम सब कुछ सस्ता कर देंगे, वो हर एक का एक सिस्टम है। आप तो खैर फिर झूठा वादा क्यों था कि 100 दिन में कर देंगे? तो नहीं, आपने वादा करने से पहले सोचा भी नहीं। आपने वादा करने से पहले एक बार सोचा नहीं क्या वादा क्या कर रहे हैं, होने क्या जा रहा है? सारा का सारा काला धन कल आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का नहीं मालूम था, आपको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नहीं मालूम था। चलिए आप लगातार झूठ बोलते चले गए। चलिए आप सनवारिया जी, आपसे आखिर संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि बीजेपी की अगर
कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ती है, तो क्या बीजेपी करेगी? ना, बीजेपी कभी राजनीति जोड़ तोड़ की नहीं करेगी, ये मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं। गोदारा जी, आप संक्षेप में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे मौजूदा स्थिति में? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका अतीत रहा है। कांग्रेस के लोगों को जिस तरह जोड़ कर लेके आई, तोड़ कर लेके आई, हरियाणा असेंबली में हमने देखा, लोकसभा में देखा, इसलिए जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। और दिल्ली में इनका उपाध्यक्ष जिस तरह पकड़ा गया, स्टिंग में पकड़ा गया, पैसे की बातचीत करते पकड़ा गया, इससे अधिक क्या जोड़ तोड़ किया अपने मुंह देखेंगे। इनका पूरी कोशिश अभी भी है किसी तरह से जोड़ तोड़ हो जाए और ये सरकार बना लें, दोबारा चुनाव में ना जाना पड़े। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि चुनाव में अगर जाना पड़ता है उसके लिए किस तरह की बिसात बिछाई जाए, जो इन्होंने पूरे देश में और मुझे अर्जुन जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी अल्पमत सरकार बनाने में रिस्क लेगी? मुझे लगता है रिस्क अगर इतना होता भी है तो ले लेना चाहिए। कम से कम जमहूरियत की तो जीत होगी, इलेक्शन होंगे तो। अगर इलेक्शन नहीं होते तो सरकार चली, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम डिबेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कल किसी और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।